Good evening, Namaste. Thank you for watching this session and starting with a small effort towards learning. आज हम लोग पढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट लॉ से संबंधित जनरल प्रिंसिपल्स के MCQs को। ये वाली क्लास के अंदर हम जितने भी MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस, यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल प्रोविजंस को एक बार रफली भी पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छे से भी नहीं पढ़ा, तो आप ये क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चंस हैं। शुरुआत के 30 सेकेंड्स आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए, समझने के लिए दिए जाएंगे और फिर बचे हुए 30 सेकेंड्स के अंदर मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूंगी। तो शुरुआत के 30 सेकेंड्स आपको समझकर आंसर देना है और रिमेनिंग 30 सेकेंड्स के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा उस कॉन्सेप्ट का। चलिए आज का सेशन हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू किया गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, लागू कब किया गया। एनफोर्समेंट की डेट आपसे यहाँ पूछी है, सही जवाब आप दीजिए जब तक काउंटडाउन 30 सेकेंड्स तक नहीं पहुंचता। 2 डेट्स होती हैं, एक एक्ट पास होने की जिसे आप इनैक्टमेंट डेट बोलते हैं और एक एक्ट एनफोर्स होने की जिसे आप डेट ऑफ एनफोर्समेंट बोलते हैं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहां पर आप बात करते उस वक्त धारा 370, क्योंकि उस वक्त धारा 370 जो है वो मौजूद थी, तो उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था ये एक्ट। और सही जवाब है 1872 सितंबर 1, ऑप्शन बी। पास कब हुआ था एक्ट? 25 अप्रैल 1872 को। पूरे देश भर में एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1872। ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्ट है कहाँ अप्लाई होता है। इस एक्ट का जो है दायरा कितना है, कहाँ ये एक्ट अप्लाई होता है? ऑप्शन नंबर 1 पूरे इंडिया पे एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब स्टेट नोटिफाइड जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो, या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको आंसर देना है, करेक्ट आंसर क्या है? सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी। भाई जब एक्ट लागू हुआ था तब जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि तब धारा 370 हटाई नहीं गई थी। अब धारा 370 जब खत्म कर दी गई है सन 2019 से, तो ये एंटायर कंट्री पे अप्लाई होता है एक्ट, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 3। Agreement consists of reciprocal promises between at least how many parties? भाई एक एग्रीमेंट को करने के लिए आपको मिनिमम कितनी पार्टीज की आवश्यकता है एग्रीमेंट के लिए? बहुत इजी जवाब है। यदि आपने अच्छे से भी नहीं, ऊपर से भी अगर एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब को समझने की कोशिश की है तो आपको इसका सही जवाब पता होगा कि देखिए हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए रहती है? 2 पार्टीज चाहिए रहती है, बिकॉज एग्रीमेंट जो है वहां पे आप रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की बात करते हैं बिटवीन 2 एंड उससे ज्यादा पार्टीज। तो मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए? 2, ताकि आप एग्रीमेंट को फॉर्म कर सके। एक होता है प्रॉमिसर, एक होता है प्रॉमिसी। सो देयर आर 2 पार्टीज। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। Every promise and every set of promise forming consideration for each other is what? उसे हम क्या बोलेंगे? ये किसकी डेफिनेशन है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है? क्या ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन है? ये ऑफर की डेफिनेशन है या एक्सेप्टेंस की परिभाषा है? प्लीज सोचिए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब?
ऑलराइट, सो इसका सही जवाब है एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। सो यहाँ पे एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल जो एक दूसरे के अगेंस्ट किए गए हैं एक दूसरे के लिए, वो एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। अब मैम सबसेक्शन कैसे याद होगा, तो मैंने इसे ऐसे याद किया था कि भाई AEIOU, सो एग्रीमेंट का ए और उसकी डेफिनेशन है सबसेक्शन ई के अंदर, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। हर एक इंसान का याद करने का तरीका अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, भाई एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, अभी मैंने आपको बताया एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंदर। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन है, सॉरी माय बैड, क्वेश्चन था आपसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, हो जाती है कभी कभी हमसे भी जल्दी में गलती हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अंदर। अब इसे मैंने कैसे याद किया था अपने टाइम पर, मैं रहने वाली हूँ चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ का स्पेलिंग इज दिस, राइट। अब C फॉर कॉन्ट्रैक्ट, H फॉर उसका सबसेक्शन, तो मैंने इसे ऐसे याद किया था कि कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर लीगल एनफोर्सिएबिलिटी आ जाती है, जिसको आप लीगली बाइंडिंग कर सकते हो किसी और पार्टी के ऊपर, वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाता है, आपको ये पता ही होगा। सो लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन H। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी एलिमेंट्स, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और यदि आपको वो एलिमेंट्स पता है तो आप ये उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बताती हूँ। सही जवाब है इसका ऑल ऑफ दी अबाव। भाई यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं जो कि ऑप्शंस में दे रखे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, यदि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आपकी सहमति, दोनों पार्टीज की सहमति, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना, फ्रॉड, धोखाधड़ी, मिस इंटरप्रिटेशन, इन सब से नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोनों पार्टीज कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए कोई भी दोनों पार्टीज में से, या फिर उन लोगों को लॉ द्वारा एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, वो एलियन या फिर एनिमी कंट्रीज के नहीं होने चाहिए, ऐसे कुछ वो लुनाटिक, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो लोग दिमागी तौर पे संभले हुए हो, तभी आप उनके साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। सो यानी कि इफ दे आर लुनाटिक, इफ दे आर नॉट विथ साउंड माइंड, तो आप उनके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। आपका कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, यानी बदले में आप जो भी काम कर रहे हैं, बदले में आप जो भी दे रहे हैं उनको कंसिडरेशन, वो लॉफुल होना चाहिए, और आपका पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, कुछ इलीगल काम नहीं होना चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है, व्हाट डज अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट। क्या वो राइट्स और ऑब्लिगेशंस पार्टीज की क्रिएट करता है, क्या वो सिर्फ ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है, क्या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज क्रिएट करता है, या फिर म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज क्रिएट करता है। सही जवाब क्या होगा, प्लीज सोचिए और बताइए। तो सही जवाब है ये म्यूचुअल लॉफुल राइट्स को क्रिएट करता है। यहाँ पे गलत से बी दिया है, सो आंसर इज डी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है, म्यूचुअल राइट्स और म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस जो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में तय किए हैं ना आपस में, उसे क्रिएट करता है। दोनों पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज होती है, कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं जो उन्हें निभाने कंपलसरी हो जाते हैं। सपोज अगर एक रेंट का एग्रीमेंट है तो लैंडलॉर्ड का ये दायित्व है कि वो उसे प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे,
और जो टेनेंट है ये उसका ऑब्लिगेशन है कि वो समय पर भाड़ा दे, ठीक है। सो बोथ की ऑब्लिगेशंस की तो बात हुई है, लेकिन बोथ दी पार्टीज हैव राइट। लैंडलॉर्ड के पास क्या राइट है? राइट टू टेक रेंट। जो आपका टेनेंट है उसके पास क्या राइट है? टू ऑक्यूपाई दी प्रॉपर्टी। सो ये म्यूचुअल सहमति और म्यूचुअल रिलेशनशिप से डिसाइड होता है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। किसी एक एग्रीमेंट जो प्योरली डोमेस्टिक इन नेचर होता है, द इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज डैश। क्या सही आंसर होगा? क्या आपको उसे कोर्ट के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा? क्या वो लीगल रिलेशनशिप प्रिज्यूम किया जाता है, एग्जिस्ट करता है? क्या इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंट ऑफ कंसिडरेशन, या फिर वो लीगल रिलेशनशिप इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल? सही जवाब क्या होगा, सोचिए। ऑलराइट, मैं इसका सही जवाब बताती हूँ। इसका सही जवाब है कि भाई आपको उसको कोर्ट के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट को सेटिस्फैक्शन के लिए। द रीजन इज, जितने भी डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स किए जाते हैं यूजुअली बिटवीन फैमिली मेंबर्स होते हैं, और उसके अंदर आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं यूजुअली, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड कि पार्टीज ये एग्रीमेंट अगर कर भी रही हैं तो इसके अंदर आगे चल के कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेरेंट ने अपने बच्चे को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को पैसे दूंगा या दूंगी, सो दैट इज एन एग्रीमेंट जिसके अंदर यूजुअली कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, ठीक है। बट अगर दोनों पार्टीज ये एविडेंस कोर्ट में शो करती है कि नहीं, हमने ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, ये जो एग्रीमेंट हमने क्रिएट किया, हम इसे लीगली बाइंडिंग करना चाहते थे, हम इससे एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते थे, अगर दोनों पार्टीज ने कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया, लाइक रिटर्न में अगर ये बात की हो, तो फिर कोर्ट उसे मान लेगी। मतलब कोर्ट को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो ये डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए हो, इसके अंदर आप लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते थे बाइंडिंग वाला, क्योंकि यूजुअली देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप इन सच डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स। डैश इज फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ द्वारा क्या मना है? डैश इज फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ किस चीज की परमिशन नहीं देता है? क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की परमिशन नहीं देता है? इलीगल एग्रीमेंट की परमिशन नहीं देता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की परमिशन नहीं देता है? या अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट की परमिशन नहीं देता है? ये बेसिकली क्या है? आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। प्लीज जरा सोचिए, लॉ किस चीज की परमिशन नहीं देता है? सो जाहिर सी बात है, आंसर इज वेरी सिंपल। लॉ कभी भी इलीगल चीजों की परमिशन नहीं देगा, उसे फॉरबिड करेगा। सो कोई भी इलीगल एग्रीमेंट है जिसके अंदर ऐसे एक्शंस है जिसका उद्देश्य कानून को तोड़ना है, जैसे वो ड्रग्स की सप्लाई हो या फिर आप चोरी चकारी मारपीट हो, तो ऐसे एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज क्या करे जाएंगे? अमान्य, शून्य मान लिए जाएंगे, वॉइड अब इनिशियो कहलाए जाएंगे। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जहां पे आपका ऑब्जेक्ट इलीगल हो, कंसिडरेशन इन्वॉल्व इलीगल हो, क्योंकि इलीगल यानी अनलॉफुल है वो चीज, तो लॉ उसे क्या करता है? फॉरबिड करता है, और उसे इलीगल एग्रीमेंट कहा जाता है। यानी वो शुरुआत से ही क्या होते हैं? वॉइड, शुरुआत से ही वो अमान्य, शून्य होते हैं। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन कि भाई ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? जहां ए अपने कॉम्पिटिटर को मारना चाहता है, बीट करना चाहता है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको समझाया था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपका उद्देश्य इज नॉट लॉफुल, इसीलिए एक इलीगल एग्रीमेंट होगा। सो जस्टिफिकेशन यहाँ पे एक आप अनलॉफुल एक्शन कमिट करना चाह रहे हो, जहाँ पे आप सामने वाले को बीट कर रहे हो, मारने की कोशिश कर रहे हो, सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, जो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील ही नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कथन, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तीसरा कथन, अ प्रपोजल जब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए वो प्रॉमिस बन जाता है।
और चौथा कथन, हर एक प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है फॉर ईच अदर, उसे आप एग्रीमेंट बोलते हो। सही जवाब क्या होगा, सोचिए। ओके, सो सही जवाब इज ऑप्शन नंबर बी। भाई आपको तो पता ही है, एवरी एग्रीमेंट, सॉरी, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एक एग्रीमेंट के अंदर जब आप लीगल बाइंडिंग और एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ ले आते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यस और नो। सो एग्रीमेंट के अंदर जब आप एनफोर्सिएबिलिटी ले आते हैं, आप उसे लॉ द्वारा एनफोर्स कर सकते हैं तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्स नहीं हो सकता, इसीलिए वो हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। जैसे आज आपने अपने फ्रेंड को बोला अपन शाम को है ना मैगी खाने चलेंगे मार्केट में, ठीक है, सो ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप उसके साथ मैगी खाने नहीं गए तो वो आपके ऊपर केस नहीं कर देगी, है ना। तो इन दिस सिनेरियो दिस इज जस्ट एन एग्रीमेंट विच इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, गलत बात है, इसका उल्टा सही होता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज मेड बाय रिटन वर्ड्स। आप कहां पर लिखित वर्ड्स का प्रयोग करते हैं? डैश इज मेड बाय रिटन वर्ड्स। सो सही जवाब है आपका यहां पर एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। भाई आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियर तरीके से एक्सप्लिसिटली आप बता रहे हो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आप जब एंटर हो रहे हो, ठीक है, आप या तो बोलकर बता रहे हो या फिर आप क्लियरली लिख कर बता रहे हो। सो इवन इफ इट्स राइटिंग और ओरली यू आर टेलिंग इट, इट्स कॉल्ड एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 13, एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, उसे अपन क्या बोलेंगे? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी अंदर अनसर्टेनिटी है उसे हम क्या कहते हैं? जरा सोचिए, बहुत इजी उत्तर है इसका। छोटे क्वेश्चंस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सो इसका आंसर है वॉइड। जब उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस ही क्लियर नहीं है, वेग है, तो आप क्या बोलोगे? वो वॉइड एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अपना कुछ सामान बेचूंगी। अब ये कुछ सामान क्या है? वेग है ना, स्टेटमेंट्स अनक्लियर है। जहां पे चीजें अनसर्टेन है, कोई स्पेसिफिक डेट टाइम कुछ मेंशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, कुछ सर्टेनिटी नहीं है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, सो उसे आप एनफोर्स कर पाओगे क्या लीगली? नहीं। तो उसे आप क्या समझोगे? वॉइड, बिकॉज वो लीगल इफेक्ट लैक करता है। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से रिलेशनशिप के अंदर ये अजम्पशन होता है पहले से ही कि पार्टीज में जो ओवर पावरफुल होगा उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा छोटे वाले के ऊपर? कौन से रिलेशनशिप के अंदर दो पार्टीज होती है जिसमें से एक का रिलेशन दूसरे के साथ पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहता है, बड़े का छोटे के ऊपर, सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के ऊपर? सही जवाब है ऑल ऑफ दी अबव। पेरेंट का बच्चे के ऊपर, रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सन का अपने शिष्यों के ऊपर, एक वार्ड का, सॉरी, एक गार्डियन का अपने वार्ड के ऊपर। सो ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, इस केसेस के अंदर ये प्रिजम्पशन रहता है कि भाई इनका क्या रहने वाला है? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहने वाला है, बिकॉज इनको शुरुआत से ही इनहेरिटेडली एक पावर है, जो कि बच्चा छोटा है तो शुरुआत से ही बच्चा माता पिता की सुनता है। सो द पॉइंट, शुरुआत से इनहेरिट पावर है जहां पे इम्बैलेंस है बड़े और छोटे के बीच में। तो कोर्ट यूजुअली इसमें बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी करती है, छानबीन अच्छे से करती है कि इन रिलेशनशिप्स के अंदर द वन हु इज हैविंग मोर पावर, कहीं वो अपने से छोटे वाले को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is false with respect to minor entering a contract? अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो क्या
फर्स्ट स्टेटमेंट आपको फॉल्स बताना है। एन एग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। दूसरा, अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग अ माइनर एज बेनिफिशियरी में बी एनफोर्स्ड एट ऑप्शन ऑफ थर्ड पार्टी। एंड लास्ट, a minor cannot ratify a contract on attaining a majority। सोचो। सो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक एग्रीमेंट जो माइनर के साथ है वो वॉइड अब इनिशियो होता है, इसीलिए उसे अपन क्या बोलते हैं, वॉइड एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकता। दूसरा, माइनर बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यस। जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप के अंदर एक माइनर को लेके आ रहे हो जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, हो सकता है। सो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। गलत स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट नंबर सी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर माइनर इन्वॉल्व है ना एज अ बेनिफिशियरी, मतलब जिसमें माइनर को लाभ मिल रहा है, वो एनफोर्स सिर्फ माइनर के कहने पर हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी के कहने पर नहीं हो सकता है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि भाई थर्ड पार्टी हैज पावर टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ये कब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होता है, क्योंकि अभी तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होता है जब माइनर बड़ा हो जाता है, जब वो मेजॉरिटी की एज, अडल्ट की एज अटेन कर देता है, दैट इज 18 ईयर्स। तो जब वो माइनर अडल्ट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है। इट इज नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ थर्ड पार्टी, इट इज ऑन द ऑप्शन ऑफ माइनर। ठीक है। सो माइनर के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, वो कोई भी एनफोर्स नहीं कर सकता। माइनर जब 18 की एज अटेन कर लेता है तो माइनर के पास राइट होता है वो उस एग्रीमेंट को जो पहले हुआ था उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। ठीक है। और वो उसे रेटिफाई नहीं कर सकता है कि भाई रेट्रोस्पेक्टिवली रेटिफाई करो, नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। जब आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो या फिर आप बोली के अंदर बिड करके किसी ऑक्शन सेल में पार्टिसिपेट करते हो, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, व्हाट इज दिस एग्जाम्पल ऑफ? क्या ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे कि एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट है या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है? सोचो। सो सही जवाब है ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, जब आप एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट करके, लिखकर, बोलकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपके एक्शंस के ऊपर फोकस करता है। आप हाथ दिखा के एक ऑटो में बैठ रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज इम्प्लाइड कि अगर आप उस बस में चढ़े हैं तो आपको टिकट का पैसा देना पड़ेगा। ये इम्प्लाइड है कि आपने एटीएम से कैश विड्रॉ किया है तो आप बैंक के चार्जेस बियर करेंगे। ठीक है। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 17। डैश इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, उसे आप क्या बोलेंगे? परफॉर्म व्हाट? परफॉर्म द प्रॉमिस या फिर दायित्व को निभाने का काम सिर्फ एक पार्टी का होता है। बहुत इजी है, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल क्या होता है? दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ फुलफिल करना होता है। दैट इज ए ने बी को प्रॉमिस किया, आई सेल यू माई बाइक and you give me 50,000. So A will give bike and B will give 50,000. That is bilateral contract. Unilateral contract जहां पर एक ही पार्टी को परफॉर्म करना है ऑब्लिगेशन। बेसिकली रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं ना, वो क्या होता है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरा खोया हुआ डॉगी ढूंढ के लेके आएगा, जैसे जेठालाल ने बोला था कि कोई हमारा शेरू ढूंढ के लेके आएगा, सो उसे बदले में इनाम दिया जाएगा। दैट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उसमें ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? रिवॉर्ड पे करने का जेठालाल के ऊपर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? अभी हम डिस्कस करके आए हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। व्हाट आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स? बहुत इजी है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, एक्सेप्टेंस होते हैं या ट्रांजेक्शन होते हैं? मैंने आपको भी बताया था कि सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जरूरी नहीं है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट जरूर होते हैं। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? एग्रीमेंट। ठीक है। क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस एग्रीमेंट के अंदर आप उसको लीगली एनफोर्स करते हो वो आगे जाके क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है।
So all contracts are agreement. Next is question number 19 on your screen. Dash is every promise and every set of promises forming consideration for each other. हम अभी पढ़ के आए हैं, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में दे रखी है. सेक्शन 2 सबसेक्शन ई की डेफिनेशन है ये कि प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन. सोचो, दैट इज एग्रीमेंट, हम पढ़ के आए हैं. ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर. क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन. एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस जो लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल है. सेक्शन 2 सबसेक्शन एच क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. आंसर इज वेरी इजी, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है. ये रैपिड फायर सेशन है जहां पे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर. एक सेकेंड. यस, मूविंग फर्दर. क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन. अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज. ये डेफिनेशन किसने रखी थी? ये डेफिनेशन कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जहां पे पार्टीज क्रिएट कर रही है और डिफाइन कर रही है ऑब्लिगेशन अपने लिए. ठीक है, डेफिनेशन वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सन. ठीक है, द डेफिनेशन इज गिवन बाय सैलमन, एक वेल नोन लीगल स्कॉलर है. ऑप्शन सी. Moving further, question number 22 on your screen. The law of contract is nothing but what? It is child of commercial dealing. It is child of religion. It is child of day-to-day politics या child of economics. आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किधर काम आता है. बहुत इजी आंसर है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किधर काम आता है? आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो? ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप कमर्शियल लॉ या फिर मर्केंटाइल लॉ भी बोल सकते हो या फिर बिजनेस लॉ भी बोल सकते हो. ठीक है, चलिए कॉमर्स और बिजनेसेस में इसका यूज होता है. नेक्स्ट, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट, अभी पढ़ के आए हैं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी इसके अंदर में. सोचो भाई, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए? 2. सो करेक्ट आंसर इज मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए. एक पार्टी के साथ खुद कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 24. कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कहां क्रिएट होती है? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय. भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज कौन क्रिएट करता है? जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं वो लोग क्रिएट करते हैं. पार्टीज. मैं थोड़ा जल्दी चलूंगी, रैपिड फायर है. हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं टाइमर पे ध्यान नहीं दे रही हूँ. आई एम नॉट कंसर्न्ड विद टाइमर, मुझे आपको स्पीड देनी है. ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर्म होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप सहमत करते हैं वो आपके राइट्स एंड ड्यूटीज आगे जाके बन जाते हैं. मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन. एग्रीमेंट इज डिफाइंड बाय व्हिच सेक्शन? AEIOU. एग्रीमेंट किस में डिफाइन किया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ई. क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग में बैठ जाने चाहिए ये क्वेश्चंस आपके. नेक्स्ट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के हिसाब से एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन क्या कहलाता है? अभी पढ़ के आए हैं, AEIOU एग्रीमेंट कहलाता है. क्लियर है? चलो नेक्स्ट, मूविंग फर्दर. अ प्रॉमिस to deliver his watch to B and in return B ने प्रॉमिस किया कि वो उसे 2000 देगा. ये क्या है? क्या यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है? कंसिडरेशन इन्वॉल्व है? म्यूचुअल कंसेंट है? तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज एग्रीमेंट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, जहाँ पे कंसिडरेशन भी है. ठीक है, यहाँ पे क्या लीगली कुछ
आ रहा है क्या? लीगल बाइंडिंग कुछ आ रहा है क्या? नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदला है अभी। क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन, एग्रीमेंट क्या होता है? शुरुआत में बताया था एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है? क्या एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या एग्रीमेंट एक ऑफर होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन होता है? सो सही जवाब इज एक्सेप्टेंस। जब कोई आपको ऑफर दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा? एक एग्रीमेंट बन जाएगा। क्लियर है? चलो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? अ कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉमिस होता है जहां पे आप बोल रहे हो कि मैं एक चीज करूंगा, या फिर आप बोल रहे हो कि मैं वो चीज नहीं करूंगा, यानी वेयर यू प्रॉमिस टू डू समथिंग, या फिर अपने आप को वो चीज करने से रोकने की बात कर रहे हो। जहां पे कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है, या फिर एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्विक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। सो एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल हो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कौन से सेक्शन के अंदर? विच सेक्शन सेज एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट? चित्तौड़गढ़, सी, एच। सो इसका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कौन से में आ रहा है? सी फॉर चित्तौड़गढ़ और एच फॉर उसका सब सेक्शन, मैंने ऐसे याद किया था। सो सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, एच उसका सब सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। ठीक है, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 31। ऑफर कैसा होना चाहिए? बहुत इजी है। ऑफर कैसा होना चाहिए? आपको अगर आपको पता है, अगर मैंने अपनी पेड क्लास में जहां पढ़ाया था कि एक ऑफर के अंदर कुछ वैलिड एलिमेंट्स होते हैं जो ऑफर को वैलिड बनाते हैं। सो ऑफर वैलिड कब होगा? जब ऑफर क्लियर होगा, ऑफर डेफिनाइट होगा, वेग ऑफर नहीं होगा। सो ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट। ठीक है, ऑफर कैन बी टेम्पररी एज वेल। क्या हम ऑफर टेम्पररी दे सकते हैं ना? ठीक है, एंड ऑफर कैन बी कंडीशनल एज वेल। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबाव। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ऑफर कंडीशनल भी तो हो सकता है ना? हो सकता है ना, अपन ऑफर कंडीशनल देते हैं, अगर तुम ये करोगे तो ही तुम्हें ऑफर है। एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं होती है, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर डी है ना। एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल नहीं होती, लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ऑफर टेम्पररी ही होता है, ऑफर एक सीमित पीरियड के लिए ही होता है। उसके बाद अगर आप ऑफर बोलोगे कि एक्सेप्टेड है, नहीं, गिवन पीरियड के लिए ऑफर, सीमित समय के लिए टेम्पररी होता है ऑफर। और ऑफर कैसा होना चाहिए? डेफिनाइट, मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं आधी अधूरी बात कह रखी है। ठीक है, आपने बोला मैं अपनी कार तुम्हें एक रीजनेबल प्राइस के लिए बेचूंगा। अरे प्राइस तो बोलो, व्हाट प्राइस? सो रीजनेबल प्राइस, क्योंकि यहाँ पे ये ऑफर क्लियर नहीं है तो ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ? यहाँ पे इनमें से कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? जहाँ पे ए बी से बुक खरीद रहा है, जहाँ पे एक्स बोली लगा रहा है, जहाँ पे एक्स एग्री कर रहा है वाई को कि वो डिस्कवर करेगा एक ट्रेजर बाय मैजिक, जहाँ पे जेड एग्री कर रहा है एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। कहाँ होगा कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए में, बिकॉज ये तो ऑफर है। जब आप बोली लगाते हो आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, यहां पे ये क्या है? ये एग्रीमेंट है, और ये क्या है? ये सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, सो यहां पर एक्स, ये तीनों तो क्या हो गए? गलत ऑप्शन हो गए। सही ऑप्शन क्या है? जहां पर बुक खरीदी जा रही है शॉप से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? पेरोल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? बहुत इजी है, जल्दी सोचो।
पेरोल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। पेरोल कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कहीं पर भी लिखे नहीं जाते हैं। ये वर्बल एग्रीमेंट्स होते हैं बेसिकली, जिसके अंदर ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे आप किसी से कैजुअल कॉन्वर्जेशन में एग्री कर देते हैं किसी चीज के लिए कि हाँ भाई मैं तुझे अपनी बाइक बेचूंगा, ये क्या है? सिंपल पेरोल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑफर मेड बाय वर्ड्स, जहां पे आप स्पोकन और रिटन वर्ड्स का यूज करते हो। पढ़ा के आई हूं मैं, बी क्विक। रिटन एंड ओरल वर्ड आप एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड ऑफर। जहां पे आप क्लियरली लिखकर या बोलकर ऑफर दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड ऑफर। नेक्स्ट इज टेंडर। क्या होता है? जब हम किसी कंपनी में टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, हम क्या, जेठालाल टेंडर भरता है यूजुअली, राइट? सीरियल में दिखाता है जेठालाल ने एक होटल में टीवी लगाने के लिए टेंडर भरा। तो टेंडर क्या है? जेठालाल क्या कर रहा है? जेठालाल सामने वाले को ऑफर दे रहा है कि भाई मैं अपनी टीवियां आपको इस भाव पे देने के लिए रेडी हूं। सो यहाँ पर जेठालाल ऑफर दे रहा है, ठीक है, सामने वाले को कि भाई अगर आप राजी हो तो मैं अपनी टीवी आपको इस भाव पे देना चाहता हूं। नेक्स्ट, व्हाट इज एंड ऑफर कब रिवोक हो जाता है? ऑफर कब उठ जाता है, कब रिवोक हो जाता है ऑफर? When does an offer gets revoked? सबसे पहले जिसने ऑफर दिया है, ठीक है, वो अगर भगवान के पास चला जाए या फिर वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे तो ऑफर उठ जाता है। अगर सामने वाला जिसको ऑफर दिया गया है वो काउंटर ऑफर दे दे तो ऑफर उठ जाता है, या फिर सामने वाला ऑफर को रिजेक्ट कर दे तो ऑफर उठ जाता है। क्या होगा सही जवाब? बहुत इजी है, सही जवाब इज ऑल ऑफ दी अबाव। भाई आप सेवरल वेज के अंदर, जब सामने वाले की डेथ हो जाए और ऑफरी को पता चल जाए कि उसकी डेथ हो गई है, तो अब ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जिसने ऑफर दिया वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो भगवान के पास चला गया। जब आप काउंटर ऑफर कर रहे हो तो आप पुराने वाले ऑफर को क्या कर देते हो? एलिमिनेट कर देते हो। तो उस केस के अंदर भी आपका पहले वाला ऑफर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अच्छा, आपने दिए हुए ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो भी क्या हो गया? पुराना ऑफर खत्म हो गया। तो आप कैंसिल कर दे रहे हो पुराने ऑफर को इन फॉलोइंग सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड, एक एक्सेप्टेंस वैलिड कब होती है? एक एक्सेप्टेंस वैलिड कब होती है? जब वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड हो। आपने क्लियर शब्दों में उसको एक्सेप्ट किया है और कोई कंडीशंस अटैच नहीं की है। सो करेक्ट आंसर इज आंसर बी। जब आप उसको क्लियरली एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई अनक्लियर एक्सेप्टेंस नहीं है, और आप उसको विदाउट कंडीशंस एक्सेप्ट कर रहे हो। मतलब सामने वाले ने आपको बोला क्या आप मेरी कार खरीदोगे? आपने बोला यस, दिस इज एन एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। पार्शियल नहीं कि हाँ आधा अधूरा आंसर नहीं, यस। और आप उसको अनक्वालिफाइड यानी आप कोई कंडीशन अटैच नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कंडीशन अटैच कर दो कि भाई मैं तेरी कार तभी खरीदूंगा जब उसको तू पेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आपने उसके साथ एक कंडीशन अटैच कर दी। तो कंडीशन अटैच नहीं करनी है, जो उसने बोला उसको आप हाँ या ना बोलते हो क्या, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। जहां पे आपने अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलेंगे, जहां पे आप कोई कंडीशन अटैच नहीं कर रहे हो। सो आपको एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस करना है और कोई कंडीशन अटैच नहीं करनी है। ऑफर कैन बी कंडीशनल but your acceptance can never be conditional. Acceptance take place against the proposer when? Acceptance कब होती है proposer के दिए हुए ऑफर की? जब when the letter of acceptance is posted, when the letter of acceptance is received, when the offeree यानी जो accept कर रहा है वो राइट कर रहा है, लिख रहा है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेकिन उसको पोस्ट नहीं कर रहा है, या फिर ऑल ऑफ दी अबाव। आप इन गिवन सिनेरियो में से वैलिड एक्सेप्टेंस किसे मानेंगे? रैपिड फायर है, जल्दी भाई। जिस वक्त आपने पोस्ट कर दिया वो आपका एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। सो आपने चिट्ठी लिखी और पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर दिया, दैट इज योर वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। उस मोमेंट से
वो ऑफर वैलिड मान लिया जाता है। उस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है, भले ही ऑफरर को वो लेटर नहीं मिला हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दिन से चीजें वैलिड हो गई है। कम्युनिकेशन ऑफर का कब कंप्लीट माना जाता है? व्हेन इज कम्युनिकेशन कंप्लीट? जब लेटर पोस्ट कर दिया गया है, जब लेटर रिसीव हो गया है, दी ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, या फिर जिसको आपको वो संदेश भेजना था, जिसको वो ऑफर भेजना था, उसकी नॉलेज में ये बात आ गई है, तब। सही जवाब है बी। भाई कम्युनिकेशन तब मान लिया जाएगा, ठीक है, जब सामने वाले को कम्युनिकेशन प्राप्त हो गया है, ठीक है। सो ऑफर तब मान लिया जाएगा, कम्युनिकेट कर दिया गया है, जब जिसे मुझे ऑफर देना था, दैट इज कॉल्ड ऑफरी, उसको वो कम्युनिकेशन एक्चुअल में प्राप्त हो गया है, उस दिन आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, वही ऑफर, कब कंप्लीट मान लिया जाएगा? हम इन गिवन ऑप्शंस की बात करो, कब कंप्लीट मानोगे? ठीक है, इस गिवन ऑप्शंस के अंदर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जहां पर ऑफर इज कंसिडर्ड कम्युनिकेटेड, जब जिसको मुझे ऑफर पहुंचाना था उस तक वो बात पहुंच गई है, उसके कंसर्न में ये बात आ गई है, ठीक है, यस और नो। इसी के साथ आज के क्वेश्चंस, वैसे टारगेट 50 क्वेश्चंस का था, बट हम कितने कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हम लोग कर रहे हैं आपके 40 क्वेश्चंस। द रीजन इज फोन का बैटरी कम है, कभी भी डाउन जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं कल वापस आऊंगी 40-50 क्वेश्चंस के साथ और वीडियो अपलोड करूंगी। प्लीज देखिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। टिल देन कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल के जाइए, कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।